Hello guys, now we will discuss the thermodynamics, week 2. There are some nomenclature. We will first discuss T for the temperature, P for pressure, V for volume, C for the heat capacity, U for internal energy. U भी है, इसको कई जगहों पे आपको E भी मिलेगा, E कैपिटल E भी कहते हैं इसको, U भी कैपिटल U भी कहते हैं. इंथाल्पी H, एंट्रोपी S, और I जो छोटा I है, अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आगे अभी आ रहा है, कोई एक जुज. मसलन अगर आपका एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो उसमें फर्ज कर लें आप 3 गैसेस हैं, तो आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई होगा 1 2 3. यानी 1 मीन्स जो गैस का एक नमूना है, I2 गैस का दूसरा नमूना, I3 गैस का तीसरा नमूना. इस तरह से अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट. जीरो क्या होता है कि जीरो कोई बेस कंडीशन होती है, बेस रेफरेंस जो इसको आप कहते हैं. स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एम इज द मोलर मास, और स्मॉल एम क्या होगा, मास. अपर केस में है जो जनरल क्वांटिटीज़ है, एच एस सी एक्सेट्रा, और लोअर केस में ये जो आपकी स्पेसिफिक होती हैं, स्मॉल एच, स्मॉल एस, स्मॉल सी, जिसको किसी क्वांटिटी से डिवाइड किया होता है, किसी रेफरेंस से डिवाइड किया होता है, वो स्पेसिफिक बन जाती है आपकी. ये आगे देखते हैं हम. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे. मिक्सचर क्या होता है कि बहुत सारी गैसों का मजमूआ. जैसे आपका ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती है. इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन. उसके बाद ऑक्सीजन. उसके बाद इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं. तो एनी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड और वेपर्स. अच्छा, वेपर्स नहीं होता, वेपर ही होता है, ये मिस्टेक है ग्रामेटिकल. दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली टुगेदर कैन हैव डिफाइंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. The properties for a mixture can be determined experimentally just as for a single substance. For example, air, a mixture of gases, is such a common substance that its properties have been determined by direct measurement. तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं. अब देखें इसमें 78%, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें नाइट्रोजन है 20.95%, इसमें ऑक्सीजन है, और बाकी इसमें इनर्ट गैसेस हैं. ठीक है, अब इस पे हम एक इसमें लॉ होता है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, डाल्टन लॉ. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. यानी जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो सब के हिस्सों को जमा, सबको जमा करके उसके बराबर होगा. यानी सबको अगर जमा करें प्रेशरों को, उनको जमा कर दें, तो वो टोटल प्रेशर बन जाएगा. तो ये बेसिकली आपका डाल्टन लॉ. लीनियरिटी आप कह सकते हैं इसको, लीनियरिटी. तो ये अभी हम देखते हैं कि for less common mixtures it is necessary to have another method of determining the properties of the mixture from those of its constituents. We therefore need to be able to estimate how a mixture of gases will behave by calculation. यानी experimentally तो आप कर सकते हैं, जैसे एयर का आपने देखा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन आपके पास कोई थ्योरेटिकल मेथड भी होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप उसकी जो गैस को तोड़ सकें, यानी गैस के मिक्सचर को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर सकें. ठीक है, तो विदाउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गैस मिक्सचर्स. तो इसमें है गिब्स डाल्टन लॉ, डिटरमाइंड थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन से ये निकला था. द प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आर रेस्पेक्टिवली इक्वल to the sums of pressures and internal energies of the individual constituents when when each occupies a volume equal to that of the mixture at the temperature of the mixture. यानी constant volume constant temperature की वो बात कर रहा है. उसमें जो बड़ा मिक्सचर होगा उसका प्रेशर, जो अंदर छोटी छोटी गैसेज हैं जितने भी, उन सब के प्रेशरों के जमा के बराबर है. और वो जो पूरी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, वो छोटे छोटे जो अंदर मिक्सचर है उनकी इंटरनल एनर्जियों के सम के बराबर है. समझ आई बात की. ठीक है, ये भी हम देखते हैं आगे और डिटेल में. तो जैसे आपका एक मिक्सचर है, उसमें अब आप देखें कि आपकी एक ये पूरे मिक्सचर में रेड वाली भी एक गैस है, ब्लू वाली भी एक गैस है, ऑरेंज वाली भी एक गैस है. इसको मैं कहता हूँ ऑरेंज में गैस ए, प्रेशर ए. इसको मैं कहता हूँ गैस बी, प्रेशर बी. इसको मैं कहता हूँ गैस सी, प्रेशर सी. तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. ठीक है, तो in all cases the pressure vessel has the same volume and it is at constant temperature. Volume constant है और temperature constant है. So the pressure of this mixture is the sum of pressures of each gas if it were to occupy the vessel alone, but it is assumed that the temperature was constant. Constant temperature constant volume के केस में, right? तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि P is equal to summation P. ठीक है, डिस्क्रीट ले रहा है उसको, P1 P2 P3. ठीक है, और U इज इक्वल टू समीशन ऑफ U.
ठीक है, और आगे उसने स्मॉल आई डाल दिया है वो शो करने के लिए गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, गैस नंबर 4, और साथ ब्रैकेट में वो लगा के VOT बता रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, कि आपका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो इंडिविजुअल के सम के बराबर है, और जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जीज के सम के बराबर है। बात क्लियर हुई? ये बेसिकली इसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं गिब्स डाल्टन लॉ। तो सबस्क्रिप्ट I refers to a typical constituent. Subscript VT indicate the property must be evaluated when the constituent alone occupies the volume and temperature of the mixture. अब ये इक्वेशन इंथाल्पी की आपको मैंने पहले करवाई थी लास्ट लेक्चर में, H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, ये एक हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम भी कि एक स्टेट वेरिएबल है इंथाल्पी जो कि U प्लस PV के बराबर है। तो इसमें अब हम यूँ लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू समीशन U प्लस समीशन P इंटू V। ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा कि जो एनर्जी थी U, वो टोटल एनर्जी क्या थी इंडिविजुअल के सम के बराबर। ये मिक्सचर की अब बात हो रही है, मिक्सचर पर आ गए हैं। मिक्सचर के लिए क्या होगा कि H इज इक्वल टू समीशन UI VT प्लस समीशन V इंटू समीशन PI और VT कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर। अच्छा, अब इसे हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल गैस होगी उस पर भी ये फार्मूला अलग से लगता होगा कि उसकी क्या इंथाल्पी होगी, HI इज इक्वल टू VT UI प्लस PP। ठीक है, ये हर इंडिविजुअल गैस की इंथाल्पी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसको हम फिर तोड़ सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं कि U इंटू VT प्लस V इंटू PU। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल इंथाल्पी है वो क्या होगी कि सम ऑफ ऑल द इंथाल्पीज, जितने भी अंदर गैसेज हैं उनके सब की इंथाल्पीज को जमा कर दें तो टोटल इंथाल्पी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या चीज़ हमने देखी, प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर है, टोटल इंटरनल एनर्जी इज equal to the sum of the individual internal energies, or finally then enthalpy is equal to sum of individual enthalpies, right? तो ये बेसिकली इस लॉ को हम क्या कहते हैं, गिब्स डाल्टन लॉ। अब जरा आइडियल गैस पर आते हैं। आइडियल गैस आइडियल होती है भाई, उसका आइडियल बिहेवियर होता है। ठीक है, और रियल गैस रियल होती है। ठीक है, उसका रियल बिहेवियर होता है, यानी वो आइडियल लॉज को एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, it has been shown that the mixtures best perform with the laws shown at comparatively low pressures when the size of the molecules are negligible compared with their distances apart, that is they behave as ideal or perfect gases। यानी अगर आप मॉलिक्यूल के साइज बहुत ज़्यादा छोटे कर लें, इतना कि उनका जो आपस का फासला है वो उससे बहुत ज़्यादा उनके साइज से, तो फिर वो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। It can be shown that this is also true for the gas mixtures and mixtures containing vapors when at low pressures। तो once the gas constants of the mixture have been determined, CV, CP और R ये गैस के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, और R ये जो गैस कांस्टेंट आपका होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। The analysis of the both flow and non-flow processes can be carried out just as through the mixture was a single gas। यानी आप इस पूरे मिक्सचर को एक गैस, सिंगल गैस के तौर पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। Therefore, with a unit mass of the gas, we can expect to write the following। तो PV is equal to RT, ये वन n is equal to 1 के लिए, और if there are n number of moles तो PV is equal to nRT। ये आपने FSC के अंदर इक्वेशन पढ़ी हुई है, दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, ये गैस लॉ है। और ये मैंने इसको प्रैक्टिकली अपनी ऑयल एंड गैस में होते हुए भी देखा है कि गैस का जब बिहेवियर आता था ना, तो मैं कई जगहों पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता, कहीं पे कुछ होना शुरू हो जाता था, तो फिर वो जो केमिकल इंजीनियर्स होते थे वो शिफ्ट इंचार्ज होते थे, तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछता था, सर ये कैसे हो गया, तो वो कहते थे यार ये देखो इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, वहां से वो प्रूव करते थे इस इक्वेशन के थ्रू। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो फर्स्ट वन है PV इज इक्वल टू nRT, ये n फॉर 1 है, म्यू माइनस म्यू नॉट ये इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है, इट इज इक्वल टू CV माइनस T नॉट, इंटरनल एनर्जी इंथाल्पी क्या होगी, H माइनस H नॉट इज इक्वल टू CP T माइनस T नॉट, और इंट्रोपी में चेंज क्या है, S माइनस S नॉट इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T माइनस T नॉट माइनस R इंटू नेचुरल लॉग P ओवर P नॉट। इनकी डेरिवेशंस वगैरह आगे हम देख लेंगे, अभी फिलहाल आप इनको कि ये आपकी जो आइडियल गैस के लॉज हैं। सबस्क्रिप्ट 0 रेफर्स टू सम बेस और रेफरेंस और केस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या होगा, सो इट शुड बी ट्रू दैट we can modify these laws to take into account the presence of a mixture। for example PV is equal to RT, ये क्या बन जाएगा PIV is equal to NIR not T। यानी PI क्या होगा कि एक सर्टन गैस I1 I2 I3 I4 जितनी भी गैस उसके अंदर हैं, एक मिक्सचर के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर ये चीज़ लगेगी। ठीक है, तो PI is the partial pressure of the constituent and NI is the number of moles of the constituent।
mixture of perfect gases. Achha, we can show formally that the previously illustrated equations follow from the application of Gibbs-Dalton law to the mixture of perfect gases. If the mixture occupies a volume V at a temperature T, the pressure Pi of any constituent when it alone occupies the volume V at temperature T is given by. तो पी आई वी इज इक्वल टू एन आई आर नॉट टी. पी आई इज द पार्शियल प्रेशर और एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. सो द मिक्सचर के लिए क्या होगा, वी इंटू समीशन पी आई इज इक्वल टू आर नॉट टी इंटू समीशन ऑफ एन आई. ठीक है, और n इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई, यानी ये पूरे मिक्सचर के लिए वो इक्वेशन बता रहा है कि v इंटू पी पी की जगह क्या आ जाएगा, मिक्सचर का प्रेशर. वो क्या होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो है स्मॉल पी आई उनका सम. पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि हर गैस का जो प्रेशर है पार्शियल, जो कि टोटल प्रेशर बना रहा है, इसलिए उसको पार्शियल प्रेशर का नाम दिया गया है कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स. तो V इंटू समेशन पी आई इज इक्वल टू आर नॉट, जो कि आपका गैस कांस्टेंट है, इज इक्वल टू टी टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, समेशन ऑफ एन आई. तो गैसेज एंड सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर, जी अभी हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. व्हेन ए लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, सम ऑफ इट विल ऑल इवेपोरेट. यानी अगर आप किसी लिक्विड को रखेंगे किसी बर्तन के अंदर जो कि खुला हुआ बर्तन है, तो सम ऑफ इट विल इवेपोरेट, यानी उसमें से कुछ तो इवेपोरेट हो जाएगा. The evaporated liquid will fill the void, but eventually a state of equilibrium will exist between the liquid and the vapor. अच्छा, एक वक्त आएगा जिसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इक्विलिब्रियम मींस जितना मॉलिक्यूल्स उसके लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं उतने ही वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहे होंगे, यानी वो ठहर जाएगा वहां पे. वो बस जितना इवेपोरेट होना तो हो गया. अब क्या है, इक्विलिब्रियम में, अब वो ठहराव आ गया उसके अंदर. ठीक है, सो सम ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड विल स्टे इन अ लिक्विड स्टेट एंड सम विल रिमेन एज अ वेपर. दिस इज एट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल. जैसे इसमें आप देखें कि इसमें वेपोरेशन हो रही है, ओपन जो आपका बीकर है, लेकिन अगर आप इसको क्लोज कर दें तो इसमें आप देखें लिक्विड और वेपर में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें क्या हो जाता है, एक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर से लिक्विड में आ रहे होते हैं. ठीक है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी है. सैचुरेटेड वेपर क्या होते हैं कि वंस द सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम द प्रेशर इन द वेसल विल बी कांस्टेंट. अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस वक्त जो वेपर हैं वो आपके सैचुरेटेड वेपर है. द स्पेस ऑफ द लिक्विड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर एट द गिवन टेम्परेचर, वी देयरफॉर से द वेपर इज सैचुरेट. सैचुरेट हो गया ना, यानी जितना लिक्विड बने हैं, जैसे वो ट्रांजिस्टर में होता है आई इक्वल टू बीटा आई बी बढ़ाते जा रहे हो, आई सी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट आती है जिसमें आई बी बढ़ाते हो फिर आई सी नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट हो जाता है. उसको हम कहते हैं सैचुरेट हो गया. क्या होते हैं, हो गया सैचुरेशन आ गई है, सैचुरेट हो गया, फुल हो गया. तो इसी तरह आपके ये जो वेपर बन रहे हैं लिक्विड के ऊपर, एक वक्त आता है जब मैक्सिमम बन चुके होते हैं और बनने बंद हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेशन आ गई है, उसको हम कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट. The partial pressure of the vapor is equal to the saturation pressure at that temperature. If the temperature increases, the saturated vapor pressure will increase. If the temperature is increased further, all of the liquid will evaporate. अगर आप उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर बनाना शुरू कर देंगे, तो वेपोराइजेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, तो वो जो सैचुरेटेड प्रेशर पहले अगर जितना भी था अब और बढ़ जाएगा, प्रेशर और बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप ज़्यादा उसको टेम्परेचर हीट दे रहे हो बाहर से. तो ऑल ऑफ इट द लिक्विड विल एवेपोरेट, हेंस द सब्सटेंस विल ऑल एग्जिस्ट इन द वेपर. से गर्म करी जा रहे हो करी जा रहे हो करी जा रहे हो तो सारे के सारा वेपर ही बन जाएगा फिर. ठीक है, तो वी नाउ से दैट द वेपर इज सुपर हीटेड. उसको क्या कहते हैं, सुपर हीटेड. तो सैचुरेटेड और सुपर हीटेड की समझ आ गई. यही कॉन्सेप्ट आगे स्टीम में यूज होगा कि ये सैचुरेटेड स्टीम है और ये सुपर हीटेड स्टीम है, यानी आप उसको गर्म कर ही जा रहे हो. पहले आपने गर्म करना शुरू किया, लिक्विड को वेपर बने, एक वक्त है जब दोनों स्टेबल हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, वो सैचुरेशन कहेंगे उसको हम. लेकिन आप फिर उसको गर्म करी जा रहे हो करी जा रहे हो करी जा रहे हो करी जा रहे हो, यहाँ तक कि आपने इतना गर्म किया कि सारे का सारा लिक्विड अब क्या बन गया, आपका वेपर बन चुका है. अब इसको हम क्या कहेंगे, सुपर हीटेड वेपर. क्या बोलेंगे इसको हम, सुपर हीटेड वेपर. अच्छा जी, सुपर हीटेड वेपर भी हो गया जी. सैचुरेटेड वेपर, द वेपर कैन नाउ बी कंसीडर्ड टू बिहेव एज अ गैस प्रोवाइडेड द प्रेशर्स आर कंपैरेटिवली लो, देयरफॉर वी कैन यूज ऑल द प्रीवियस गैस मिक्सचर लॉज. तो वो जो वेपर बने हैं उस पर हम गैस लॉज लगा सकते हैं ये वाले. ठीक है, the pressure लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, कम होना चाहिए. The pressure in the vessel is as before sum of the partial pressures of the gases and saturated vapors. तो ये देखें PV is equal to nRT, तो N is equal to PV over RT. ठीक है, इसी तरह से आप आगे इसका देख लें, P1V is equal to N1 RT, N1 RT, P2 is equal to N2 RT, यानी PV is equal to nRT. ठीक है, और फिर आगे बेसिकली क्या होगा कि ये टोटल प्रेशर की जगह स्मॉल प्रेशर आ जाएगा आई, और एन की जगह एन आई आ जाएगा हर कंपोनेंट का. ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है पी वन वी इज इक्वल टू एन वन आर टी, पी टू वी इज इक्वल टू एन टू आर टी, तो एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, आप टोटल इन दोनों को सम करके भी लिख सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वन प्लस पी टू इंटू वी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन बेसिकली बनेगी पी वन प्लस पी टू इंटू वी एन वन प्लस एन टू इंटू आर टू टी, ठीक है। तो ये आपका P है और ये आपका क्या है N, ठीक है। so this is how the things are working, okay। अच्छा, अब इसमें डाल्टन लॉ की दोबारा डेफिनेशन आ गई है, बेसिकली गिव्स डाल्टन लॉ, या इसको डाल्टन लॉ के लिए आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जी ईच गैस इन अ मिक्सचर इंडिपेंडेंटली is in a mixture independently of the other gas gas is present, the total pressure of the mixture equals the sum of pressures in the mixtures, ठीक है। pt is equal to, pt means total pressure is equal to p1 plus p2 plus p3 to so on plus pn। अच्छा, अब इसमें कुछ लॉज हैं जो गैस लॉज हैं, वो हम देखते हैं। तो इसमें बॉयल्स लॉ क्या था कि जी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ क्या था जी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रोस लॉ ये क्या था कि जी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप इन तीनों को कंबाइन कर लें तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी एन ओवर पी। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो इसको आर कह दें, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस अगर करें, हम पढ़ा हुआ है ना आपने एफ में, तो ये टी एन ओवर पी आ जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपका फॉर्मूला जो है ये प्रूव हो गया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक दो तीन चार चीज़ें हैं। आर एक कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.3 होती है या 0.08 होती है, वो आगे हम देखते हैं एज पर यूनिट्स, कौन से यूनिट्स यूज हो रहे हैं। अब इन चार चीज़ों में से इधर देख लें भाई, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, या तो मुझे लगता है, अच्छा जी, तो ये जनाब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन। अब अगर आपने एन निकालना है तो आपको अगर बाकी चीज़ें मालूम है, पी मालूम है, वी मालूम है और टी मालूम है, तो आप एन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आपने वी निकालना है, अगर आपको आर टी और पी मालूम है तो आप वी निकाल सकते हैं। अगर आपको टी वी और एन मालूम है तो आप पी निकाल सकते हैं, और अगर आपको पी वी और एन मालूम है तो आप टी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे उनको एड्रेस। और ये इसके यूनिट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ये पहले वाला 8.314 और दूसरे वाला A0.082, ये यूनिट्स है कि अगर आपके जो यूनिट्स कौन से, ये आगे मैं करवाता हूँ दोनों एग्जांपल्स, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा जो यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, Dalton's law states that when a mixture of ideal gases in a thermal equilibrium, then the total pressure P is equal to N K B T is simply the sum of pressures due to each component of the mixture, यानी वही P जो टोटल P होगा इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एयर इज, अब वो एक क्वेश्चन में दे रहा है कि एयर इज 75.45% नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन एयर में जो है 75.45% नाइट्रोजन है एंड 23.2% ऑक्सीजन है, 1.3% आर्गॉन है और 0.05% CO2 बाय मास है। वो ये एक हमें गिवन स्टेटमेंट है। Dalton's law states that the partial pressure is proportional to the mass fraction divided by the molar mass. The molar masses in grams are, नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है। ये आप केमिस्ट्री से थोड़ा सा याद करें, हमने चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये हमें मतलब ये होता है, इतना ही होता है, ठीक है। 28 है, ऑक्सीजन का 32 होता है, ठीक है। O2 का O2, ठीक है, 32 है। आर्गोन का सिंगल का 40 है, CO2 का 44 बनता है। ये इसको जमा कर लेना, जैसे C का 12 है, 12 जमा 16 दूना 32, 44, तो ये 44 बनता है, ठीक है। तो कैलकुलेट टू द 3 प्लेस एक्यूरेसी ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द आर्गॉन इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 atm प्रेशर उसने दिया हुआ है, उसमें वो कहता है कि जी क्या मालूम करें जी, कैलकुलेट टू द 3 प्लेस एक्यूरेसी द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द आर्गॉन इन एयर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हमें मास कितना दिया, 1 kg दिया हुआ था इसने, 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 एटमॉस्फेयर यानी mass of air is 1 kg, basically 1 atm के approximately equal है। Let us start up with the mass of the air is 1 kg जो कि 1000 ग्राम है,
मास ऑफ द नाइट्रोजन कितना गिवन है जी 75.45%। तो ये कितना बन जाएगा 1000 में, इसका कितना बन जाएगा 1000 में 75% नाइट्रोजन है, यानी 1000 का 75% कितना बन जाएगा 750। ठीक है, 754.5, हाँ जी 754, 75.45% ऑफ 1000 इज 754.5 ग्राम। मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना बन जाएगा जी 232, यानी कितने 23.2% है ना, तो उसको 1000 से ज़रब दे दो तो क्या बन जाएगी ये 232 ग्राम। मैस ऑफ आर्गॉन कितना है जी, आर्गॉन का जी 1.3% है, तो ये जनाब आपका बन जाएगा कितना, इसको 1000 से ज़रब दे 130 ग्राम, नहीं ये कितना 1.3% है, तो ये 13 ग्राम आ रहा है 1%। ठीक है 13 ग्राम। अच्छा जी, मैस ऑफ CO2 0.05%, ये को 0.5 ग्राम। तो अच्छा ये सारे ग्रामों में आ गए, यानी जो 1000 ग्राम है उसके अंदर 754.5 ग्राम सिर्फ नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, 232 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, 13 ग्राम उसमें आर्गॉन के हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के सिर्फ उसमें 0.5 ग्राम। दस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के निकालने 754.5। अच्छा अब हम क्या निकाल हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। 754.5 को तकसीम कर दें इसके मोलर मैस से, वो कितना है जी 28। 754.5 डिवाइडेड बाई 28 जो कि 26.946 मोल्स बनते हैं। ठीक है मोल्स। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, जो उसका ग्राम था मेरे पास, समझ लें कि एक बर्तन है उसमें ये सैंपल है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड किया। ठीक है, तो उससे मेरे क्या निकला है नंबर ऑफ मोल्स, यानी 754.5 को तकसीम करें 28 से, उस गैस के अपने 28 है ना, ऑक्सीजन का 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44, आर्गोन का कितना है 40। ठीक है, तो अब इसमें 754.5 ग्राम तकसीम 28 कितना बन गया, करें हैं ज़रा कैलकुलेट, 26.946। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लें अपना। तो 754.5 डिवाइडेड बाई 28, हाँ जी ये 26.946 मोल्स बन रहा है। ऑक्सीजन के कितने होंगे, ऑक्सीजन के 232 हैं, तो 232 को आप तकसीम करें 32 के साथ, 7.25 मोल्स। ठीक है 7.25 मोल्स इसके आगे। अच्छा अभी अभी और आर्गोन का 13 ग्राम थे इसमें, सिर्फ 1000 ग्राम में से सिर्फ 13 ग्राम है आर्गोन के, उसको तकसीम कर दें 40 से, तो वो 0.325 मोल्स हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लें 0.5 तकसीम 44, 0.01136 मोल्स। 10 टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब आप सबके ऐड करें तो आपके 34.532 मोल्स बनते हैं। यानी जो 1 kg का सैंपल है ना आपके पास एक एटमॉस्फेरिक पे 1 किलो का, इसमें टोटल मोल्स कितने मैंने निकाली है, मेरे पास टोटल मोल्स आ गए, इन सबको जमा कर लें 26.946 7 0.325 और ये 34.532 मोल्स टोटल मोल्स। तो इसमें आप मोल फ्रैक्शन मींस आर्गोन का कितने परसेंट है वो, तो वो निकाल सकते हैं आप, वो आर्गोन के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो आर्गोन के मोल कितने थे 0.325 तकसीम 34.532, तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन आ रही है वो आ रही है 0 पॉइंट, ये देखें करके देखते हैं 0.325 तकसीम 34.532। ठीक है, तो ये आ रही है 9.4 × 3। हाँ जी 9.4 × -3। तो partial pressure of the argon is proportional to its moles fraction. Thus, when air exerts 1 atm pressure, the partial pressure due to the argon वो क्या होगा, partial pressure argon की वजह से होगा 0.009 इसका ATM आएगा, यानी इतना जो आपका टोटल प्रेशर 1 ATM आ रहा है, यानी 1 किलो के अराउंड अबाउट ये है 1 किलो के अराउंड, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.009 ATM आर्गोन का है, बाकी प्रेशर बाकी गैसों की वजह से है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर किस गैस की वजह से होगा, वो जो इसमें सबसे ज़्यादा है 75% कुछ है, वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन, उसकी वजह से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये उसकी कैलकुलेशन थी, इसके जो डाल्टन लॉ हमने पढ़ा है उसको कैसे हम जो है वो प्रैक्टिकली उसकी जो है वो कैसे सैंपल में किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो ये उसका एक तरीक़ाकार बताया हुआ है उसमें। अच्छा नेक्स्ट हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द आइडियल गैस लॉ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस डज इट टेक टू ऑक्यूपाई 120 लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 2.3 एटमॉस्फेयर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 340 K।
तो प्रेशर कितना आपको गिवन है, कितना प्रेशर है 2.3 atm। अच्छा आपको ना मैं अगले लेक्चर में या इससे अगले लेक्चर में, इस वीक में तो नहीं होगा, इससे अगले वीक में यूनिट्स कराऊंगा प्रेशर के, टेम्परेचर के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रेशर के पीएसआई यूनिट होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, रैंकिन होता है, डिग्री सी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपने सारे पढ़े हुए हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी सी रिवीजन हम करेंगे। तो अभी थोड़ा से हम स्टार्ट के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब इसमें वॉल्यूम कितने लीटरों में है, ये देखें वॉल्यूम किसमें लीटरों में, 120 लीटर्स। टेम्परेचर कितना है जी 340 केल्विन। अब मुझे कोई बता सकता है ये डिग्री सी में कितना है, 340 केल्विन जो है वो डिग्री सी में कितना होगा। जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस डज इट टेक टू ऑक्यूपाई 120 लीटर्स, ये आपका वॉल्यूम आ गया, एट अ प्रेशर ऑफ 2.3 एटमॉस्फेयर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन। ओके, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ आई हैव अ 50 लीटर कंटेनर दैट होल्ड्स 45 मोल्स ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सी, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। ओके, तो ये अभी हमने कैलकुलेशंस किए हैं इसकी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 2.3 इंटू 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.08205 मैंने यूज़ किया, इसने 0.0826 कह लिया, ज़रा 340 केल्विन। तो ये कितना आ रहा है आपका 9.823 मोल्स, 89, हाँ सही निकला है हमारा। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट भी इसी तरह ही है कि नेक्स्ट में आपने क्या निकालना है, पी निकालना है। तो 45 मोल्स इंटू 0.08206 ज़रा 473.15। इसमें 273.15 इसमें ऐड किया जा रहा है, लेकिन 273 भी नॉर्मली चलता है कि 273 ऐड कर देते हैं, तो ठीक है 4315 और उसके बाद एन। अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक ना कीजिएगा कि जी आप टेम्परेचर में 200 पुट करके निकाल दें, 200 डिग्री सी है, डिग्री सी को आपने केल्विन में लेके जाना है, 273 उसमें जमा करने हैं, या 273.15, ठीक है, नॉर्मली 273 ऐड करते हैं, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे आपका आता है 34.94 एटमॉस्फेयर, अप्रॉक्सीमेटली 35 एटमॉस्फेयर। ये एक सोल्यूशन है, मतलब एक मैनुअली सॉल्व किया हुआ। अच्छा आगे चलते हैं, एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 3 सेंट। अब देखा, अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, अब हमने ऐसा यूनिट में जाना है। अब हम आर डिफरेंट यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है 8.314। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब इज मीटर क्यूब में इसको लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, ये 10 की ताकत -2 की पावर 3, यानी 10 की ताकत -6 मीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की ताकत -6 मीटर क्यूब। ठीक है, और 20 डिग्री सी में 273 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा ये 293। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर। अच्छा अब इसमें मोल्स नहीं पूछ रहा, वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा। तो मोल जितने निकलेंगे उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज़रब देंगे, यूनिट वो होता है एवोगैड्रो नंबर। ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको थोड़ा सा फ्रेश करना पड़ेगा, अगर आपको भूल गई हुई हैं, जैसे आपके चेहरों से लग भी रहा है तो थोड़ा सा बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि आप इसको टाइटरी कॉल, ये सारी आपने की हुई है चीज़ें। इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इज 3 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। अब उसका अगर प्रेशर कम कर दें, उसी गैस का प्रेशर उसने क्या किया, कम कर दिया। पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब कितना है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल है। ठीक है, ये बहुत छोटा यूनिट होता है। और वाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस रिमेन इन द कंटेनर, कम हो जाएंगे। प्रेशर कम करोगे ना, फिर वो मोल्स भी आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम भी सेम है, आपका टेम्परेचर भी सेम है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर 20 डिग्री से, यानी 293 न 293 केल्विन। प्रेशर 1 atm है, 1.013 10⁵ पैस्कल। बेसिकली ये 101 किलो पास्कल जो इसका रफली होता है ना, 101 किलो पास्कल। एक एटमॉस्फेयर में 101 किलो पास्कल होते हैं, ठीक है, रफली। तो इसने एग्जैक्ट लिखा हुआ है 1.013 10⁵ पैस्कल। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, R कितना है 8.3143 जूल पर मोल केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है, तो इसमें P इज इक्वल टू nRT। P भी कितना, P कितना आपका 1.013 10⁵। ठीक है, किलो किलो वगैरह इसने निकाल दिए, इसने सारा उसको मतलब वो ऐसा यूनिट्स में लिया है। उसके बाद ज़रब वॉल्यूम V कितना है 3 ज़रब 10 की ताकत -6। ठीक है,
तो इज इक्वल टू एन 8.3143 इंटू 293। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये 1.013 टेंस पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टेंस पर -6 डिवाइडेड बाय 8.3143 इंटू 293। तो ये आपका था 1.247 टेंस पर -4 मोल्स, ठीक है, 1.247 टेंस पर -4 मोल्स। अब एवोगैड्रो नंबर से इसको ज़रब दे देंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी वो कितना हो गए 6.02 टेंस पर 23। ये होता है, कोई इस तरह का नंबर होता है एवोगैड्रो। ये याद ही करना पड़ेगा, पेपर में हो सकता है मैं दे दूँ आपको, वैसे लिखा हुआ दे दूँ, लेकिन 6.022 इंटू टेन पर 23 ज़रा 1.247 -4, यानी इतने मोल्स को अगर इस नंबर से ज़रब दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है। तो ये बड़े आ रहे हैं 7.5 टेंस पर 19। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट क्या था कि उसने प्रेशर कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। कितना कर दिया था? 2 इंटू टेंस पर -11 पास्कल कर दिया था। तो अब उसको सॉल्व करें अगर हम, 2 इंटू टेंस पर माइनस, उसको पहले जो इतना ज़्यादा प्रेशर था 1 एटमोसफेयर, अब क्या हो गया 2 इंटू टेंस पर -11, हाँ जी, ये 2.46 -20 मोल्स, हाँ जी 2.46 इंटू टेन पर -20 मोल। ये साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करके देखें भाई इसको, ये पेपर के लिए बड़ा ज़रूरी है कैलकुलेटर के यूज़ में, आपका हाथ साफ हो इसमें, ओके। तो 2.46 पर -20 मोल्स हैं। अब इसको अगर आप वो नंबर दें उसके साथ 6.02 टेन पर 23 के साथ, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इसके अंदर, कि जिसके अंदर हमने जो आइडियल गैस है उसके लॉस को देखा और डाल्टन लॉ को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।